कक्षा में अपने पाठ की शुरुआत की थी संज्ञा के विकार। थोड़ा-सा हम उसका रिवीजन ले लेते हैं कि उसमें हमने क्या-क्या किया था। इसके बाद जो इसका पार्ट बचा हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। संज्ञा के विकार, ध्यान से सुनिए। संज्ञा के विकार, विकार यानी कि परिवर्तन, यानी कि संज्ञा शब्द जो होते हैं उनमें जो परिवर्तन होता है, एक विकार होता है, वह किस कारण से होता है। वह 3 कारण हमने बताए थे कि लिंग, वचन और कारक। ये जो शब्द होते हैं, इनमें जब परिवर्तन आता है, तो संज्ञा में विकार आ जाता है, यानी कि उसका रूप बदल जाता है। कल हमने लिंग के बारे में और वचन के बारे में काफ़ी गहराई से इनके बारे में जो इनके पॉइंट्स थे, वो क्लियर किए थे और इसमें ये बताया था, जैसे लिंग के पार्ट में इसमें ये बताया था हमने कि कैसे जब लिंग शब्द बदलते हैं, तो उसकी क्रिया कैसे बदल जाती है, उसके कितने पार्ट होते हैं। इसके 2 पार्ट जैसे हमने बताए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसके पश्चात लिंग बदलने के कुछ नियम और उदाहरण हमने पढ़े थे। इसके पश्चात हमने पाठ किया था वचन। वचन यानी कि इसका सेकंड जो पार्ट किया था हमने, वह वचन था। तो वचन क्या होते हैं? यानी कि वचन जिससे हमें संख्या का पता चले। इसके भी 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी कि एक के बारे में बताने वाले और बहुवचन यानी कि अनेक के बारे में बताने वाले। इसके पश्चात इसमें कुछ पॉइंट्स थे जिस पर हमने जो समझो में दिए होते हैं या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, बच्चों इनको हमेशा रीड करना चाहिए। इसमें हमने एक तो यह बात सीखी थी कि जब हम किसी की के प्रति आदर या सम्मान भाव प्रकट करते हैं, आदर या सम्मान भाव यानी कि उसको रिस्पेक्ट देते हैं, तो उसके लिए हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात इसमें बताई गई थी कि कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, प्राय, ये सब बहुवचन में प्रयोग होते हैं। और इसके बाद इसमें कुछ यह एक वचन शब्द बताए गए थे, जैसे जनता, वर्षा और पानी। इन शब्दों का प्रयोग एक वचन में किया जाता है, यानी कि एक वचन यह है, समझिए आप कि जो वाक्य प्रयोग होता है ना, जैसे जनता एक वचन में कैसे प्रयोग होता है कि जनता बढ़ी चली आ रही है। जैसे हम किसी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं कि वह आ रही है, वह जा रही है, यानी कि जैसे इसमें जनता, जनता बढ़ती बड़ी चली आ रही है, आज वर्षा हुई, चारों ओर पानी भर गया, यानी कि जो सेंटेंस बनेगा, जो वाक्य बनेगा, वह वाक्य तो क्या होगा, एक ऐसा प्रतीत होगा हमें जैसे एक वचन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। कई शब्दों के 2-2 रूप होते हैं बहुवचन में जब बदलते हैं, कि हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि हमने गलत कर दिया। मान लीजिए कुछ शब्द आ जाते हैं कि एक वचन से बहुवचन बनाइए, जैसे कुर्सी से कुर्सियां और कुर्सियों, नदी, नदियां, नदी। इन शब्दों का प्रयोग 2-2 शब्द जैसे होते हैं, हमेशा हर शब्द वाक्य के अनुसार प्रयोग किया जाता है। अगर आपको ऐसे ही पूछा जा रहा है, एक सिंगल शब्द पूछा जा रहा है, उसको बदलिए, तो भी आप ऐसे दे सकते हो, लेकिन वाक्य के अनुसार शब्द अपना रूप बदल लेता है, उसी के अनुसार वह प्रयोग किया जाता है। कल हमने लिंग और वचन यह दोनों किए थे और आप सभी ने मुझे आशा है कि आप सभी ने रीड किया होगा। मैं फिर से आप सभी को कह रही हूँ, जो भी कक्षा में काम करवाया जाता है, उसको अच्छी तरह से रीड करो। उससे हमें पता चलता है कि हमें क्या समझ आया है और क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें समझ नहीं आ रहे हैं, उनको अंडरलाइन करो, उनके बारे में फिर हम दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन रीडिंग जरूर होनी चाहिए, रीडिंग पर आप हमेशा ध्यान दीजिए। आज जो हम यह तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं, वह है कारक, और इसको भी ध्यान से देखना बेटा। कारक क्यों, इसके 8 भेद हैं और ये भेद ना कई बार हमें कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि जो इसके जो विभक्ति चिन्ह दिए होते हैं ना, वह विभक्ति चिन्ह 2-3 में एक जैसे होते हैं, तो उनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा किस पार्ट का है। लेकिन अगर हमें समझ आया हुआ है और हमें पता है कि कौन से पार्ट का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, कैसे उसमें वाक्य बनते हैं, तो हम हमें कंफ्यूजन नहीं होती। आज हम पार्ट करेंगे कारक। अब देखो कारक क्या होता है। सबसे पहले तो कारक के बारे में यह जानिए कि कारक को 3 नामों से जाना जाता है। कारक, परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी इनको कहते हैं। कारक के 3 नाम होते हैं। आपने मान लीजिए सिंपल पढ़ा हुआ है कारक, कारक किसे कहते हैं तो आपको आता है। अगर यह प्रश्न ऐसे आ जाता है कि परसर्ग चिन्ह किसे कहते हैं या विभक्ति चिन्ह किसे कहते हैं, तो उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना।
हमें यह नहीं सोचना कि यह हमें हमें आउट ऑफ सिलेबस दिया गया है या हमें पता ही है। इस पार्ट के 3 नाम होते हैं, कारक, प्रसर्ग और विभक्ति चिन्ह। इन तीनों को हम कारक के नाम से जानते हैं। अब कारक होता क्या है? देखो बच्चों, कोई भी वाक्य बनाओ, कोई भी वाक्य आपने अपनी मर्जी से कुछ भी वाक्य बना दिया, उसमें से उसके विभक्ति चिन्ह हटा दो, यानी कि ने, में, से, के, पर, जो भी हम लगाकर शब्दों को जोड़कर एक अपना सेंटेंस बनाते हैं, वह हटाकर देखो आप, क्या आपका वाक्य बन रहा है या नहीं। यानी कि कारक की आपको इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी कि वाक्य में या हिंदी व्याकरण में कारक की क्या भूमिका होती है। अगर ने, में, से, को, पर, यह सब हटा दिया जाए वाक्यों से, तो वाक्य बनेगा ही नहीं। एक तरह से क्या होता है, यह कारक जो होते हैं वह वाक्य की आत्मा कहे जाते हैं, यानी कि इसके बिना ये कंप्लीट हो ही नहीं सकता, हमारे वाक्य बनेंगे ही नहीं। दिए गए हैं, मैं साइकिल पर जा रहा था, पर हटा दो इसमें से, मैं साइकिल जा रहा था, कोई वाक्य बना? हर चीज से आप उसके कारक चिन्ह हटाकर देखो हर वाक्य से, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कारक है क्या। इसमें कुछ भेद दिए गए हैं, पहले तो हम वाक्य ही पढ़ेंगे। मैं उसके लिए, यानी कि पहले ये सीधे उसमें पढ़ते हैं, सीरीज में बोल रहे हैं कि मैं उसके लिए, यानी कि जो आपस में एक वाक्य में मैं उसके लिए बात लाऊं, 5 शब्द दिए गए हैं, 5 शब्दों को लिए शब्द जोड़ रहा है, यानी कि आपस में जोड़ रहा है। तो ये जो जोड़ने का काम करते हैं वो क्या होते हैं? वो कारक होते हैं, यानी कि पर, ने, को बोलने वाले यही शब्द क्या होते हैं? कारक चिन्ह कहलाते हैं। इन्हें प्रसर्ग भी कहते हैं। और एक क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह। 3 नाम मैंने बताया, 2 में दिए गए हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कारक, प्रसर्ग और विभक्ति चिन्ह। अब इसकी परिभाषा देखते हैं, परिभाषा क्या होती है। देखो बच्चों, वाक्य में कोई भी शब्द आता है, वह संज्ञा हो सकता है, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द हो सकता है, कोई भी, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कोई ना कोई शब्द होता है। आपको पता होना चाहिए शब्द होते कौन कौन से हैं। तो कारक की परिभाषा क्या बनेगी? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है। अब देखो, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द है, उन शब्दों का संबंध जो वाक्य में क्रियाई है, तो उन शब्दों के साथ, सबके साथ जो संबंध आपस में जोड़े, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को आपस में जो जोड़ने का कार्य करता है, वो क्या होता है? कारक। आपस में जोड़ने का जो काम करे उसे हम कारक कहते हैं। कारक, इसके बाद देखिए कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। अब कारक के 8 भेद आपको यह याद होने चाहिए। कर्ता, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। यह तो कारक है, और जो सामने इनके दिया गया है यह इनके चिन्ह होते हैं, यानी कि विभक्ति चिन्ह। अब कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, यह 2 चिन्ह दिए गए हैं, से और के द्वारा। संप्रदान को और के। पाठ को एक अच्छी तरह से समझाने के लिए, आपको अच्छी तरह से समझ आए, मैंने अपनी तरफ से एक कविता टाइप में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, जिससे वो चीज और अच्छी तरह से समझ आ जाती है। उससे इन सारे के सारे जो विभक्ति उनका हमें पता चल जाता है कि इनकी शब्दों की, इनकी परिभाषा क्या बन रही है। अब देखो ध्यान से सुनो। काम कर्ता कारक, करने वाला कर्ता, यानी कि जो काम कर रहा है, करने वाला कर्ता। सेकंड है कर्म, प्रभाव कर्म पर पड़ता। किस पर प्रभाव पड़ रहा है? कर्म पर। करने वाला कर्ता, प्रभाव कर्म पर पड़ता।
आगे कर्ण कारक है, जिसके द्वारा पूरा हो काम। अब जो कोई काम को पूरा कर रहा है, जिसके द्वारा पूरा हो काम, कर्ण कारक लो उसको जान। आगे देखिए संप्रदान कारक, कर्ता करे जिसके लिए काम। कर्ता कारक जो है वो जिसके लिए काम कर रहा है, कर्ता कारक जिसके लिए करे काम, संप्रदान है उसका नाम। आगे मैं 7 पॉइंट उठाऊंगी, थोड़ा सा मैंने इसमें अपने ढंग से इनको शब्दों को थोड़ा सा ऊपर नीचे किया हुआ है। संबंध कारक संबंध बताता, जो संबंध कारक है वाक्य में वह संबंध बताता है, आपस में वाक्यों का संबंध। संबंध कारक संबंध बताता, और जो फिर 5th नंबर पे दिया हुआ है अपादान कारक, संबंध कारक संबंध बताता, अपादान है दूरी लाता, यानी कि एक जगह से एक दूरी का भाव जहां पर हमें लगे। संबंध कारक संबंध बताता, अपादान है दूरी लाता। कर्ता करे जिस जगह पर काम, जिस जगह पर, समझ लीजिए, कर्ता करे जिस जगह पर काम, अधिकरण है उसका नाम। यानी कि कर्ता अपने किसी भी कार्य को जिस जगह पर कर रहा है वह अधिकरण कारक है। और कर्ता करे जिसकी पुकार, पुकार यानी कि एक तरह से बुलाना किसी को, संबोधन लो उसको जान। क्या होता है? संबोधन लो उसको जान। अब देखिए करने वाला कर्ता, यानी कि नीचे वाक्य भी दिए गए, मैं दोनों चीजें इकट्ठी पढ़ूंगी, आप दोनों चीजों पर ध्यान दें। राम गया, राम ने पुस्तक पढ़ी। कर्ता करने वाला कर्ता, यानी कि राम ने, किसने पुस्तक पढ़ी? हमने क्या कहा है? करने वाला कर्ता, काम करने वाला जो है, किसने पुस्तक पढ़ी? राम ने पुस्तक पढ़ी। प्रभाव कर्म पर पड़ता, और देखिए आगे इसमें क्या बताया गया है? प्रभाव, प्रभाव पड़ रहा है। मैं राम को पत्र लिखूंगा, यानी कि किसको? एक प्रश्न बनाना सीखो बेटा हर चीज का। जहां पर आपको कंफ्यूजन होगी, प्रश्न बनाते ही आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। यानी कि देखिए, मैं राम को पत्र लिखूंगा, मैं किसको पत्र लिखूंगा, या मैं किसको पत्र लिखूंगी? राम को। यानी कि प्रभाव किस पर पड़ रहा है इस वाक्य में? मैं किसको पत्र लिखूंगा? राम को, यानी कि पत्र लिखने का एक प्रभाव। आगे देखिए जिसके करने वाला कर्ता प्रभाव कर्म पर पड़ता, जिसके द्वारा पूरा हो काम। देखिए कोई भी काम आप कर रहे हो, आप पेन से लिखते हो, मैं पेन से लिखता हूँ, मैं पेंसिल से लिखता हूँ, मैं हाथ से खाना खाता हूँ। कुछ भी आप काम कर रहे हैं, जिस चीज के द्वारा कर रहे हैं, देखिए वह चाकू से सेब काटता है। चाकू क्या है? एक साधन से, चाकू से, यानी कि जिस साधन के द्वारा हम काम कर रहे हैं उसके द्वारा ही कंप्लीट होगा। किसके द्वारा होगा? कर्ण कारक क्या होता है? जिसमें किसी साधन के द्वारा कोई काम कंप्लीट होता है। अब देखिए चाकू से काम हो रहा है, हाथ से आप खाना खा रहे हैं, पेंसिल से लिख रहे हैं, यानी कि एक साधन हमें मिल रहा है। किससे शब्द मिल रहा है हमें? वह किससे या किसके द्वारा काम करता है? किससे काम करता है या किसके द्वारा काम करना होता है? तो वह होता है कर्ण कारक। इसके पश्चात देखिए संप्रदान कारक, जिसके लिए काम करना। मान लीजिए अब यहाँ पर माँ बच्चों के लिए खाना बनाती है, माँ बच्चों के लिए खाना बनाती है, या माँ सबके लिए खाना बनाती है, समझ गए ना? तो जो जिसके लिए, कर्ता जो है माँ करता है, और माँ किसके लिए काम कर रही है? हम सबके लिए काम कर रही है। वह यानी कि संप्रदान कारक क्या है? वह माँ के लिए दवा लाया, या इसमें आप यही कह सकते हो माँ बच्चों के लिए खाना बना रही है। और जैसे देखिए देने का भाव जिसमें हो, माँ हमेशा देने का भाव, यानी कि समर्पण, माँ अपने लिए कुछ नहीं करती, एक तरह से समर्पण का भाव हर चीज में वही है, सोचती है कि मैं अपने बच्चों के लिए ये करूँ वो करूँ, हर चीज में अपने लिए वो कम रखेगी। यानी कि अपने लिए कहीं कई बार यह भी हो जाता है कि हम अपने लिए कुछ ना रखें, हर चीज बच्चों के लिए, हर चीज दूसरों के लिए, देने का भाव, समर्पण का भाव जो होता है। यानी कि देखिए भिखारी को वस्त्र दो, किसी चीज को देने का भाव, वो क्या होता है? संप्रदान, जिसके लिए कुछ काम हो रहा है, संप्रदान कारक। अपादान कारक होता है कि दूरी का भाव, यानी कि दूर होना, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, पेड़ से दूर हो गया, हाथ में आपके पेंसिल है उसको छोड़ दो, अगर वो नीचे गिर गई तो क्या हो गया? हाथ से पेंसिल का दूर होना, दूरी का भाव। घर से स्कूल आते हैं तो घर से एक दूरी का भाव,
बस से अब अपनी कक्षा में जाते हो, बस से दूरी का भाव, यानी कि हर चीज में एक दूरी आना। जहां पर दूरी होगी वहां पर अपादान, यानी कि अब से का आपको, अगर से अपादान कारक का है या से कर्ण कारक का है, तो आपको डिफरेंस, अंतर पता होना चाहिए। कर्ण कारक का जो से है वह किसी चीज का साधन है, यानी कि चाकू से एक साधन बन गया। लेकिन अपादान कारक में जो से आया वह दूरी का भाव हमें बताएगा, यानी कि एक गैप, एक दूरी आ गई। दोनों से में अंतर अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि कर्ण कारक में कौन सा से प्रयोग होता है और अपादान कारक में कौन सा से प्रयोग होता है। ऐसे ही संप्रदान कारक में जो को का प्रयोग होता है और कर्म कारक में प्रभाव पड़ रहा है, और जो संप्रदान कारक में को है वह किसी को देने के भाव में प्रयोग किया जा रहा है। किसी के लिए भिखारी को वस्त्र दो, देने का एक भाव आ रहा है, किसको दो वस्त्र, क्योंकि इसको जरूरत है। यानी कि आगे देखिए अधिकांश कारक है, थैले में फल है। या आप इस टाइम देखो, बच्चे घर में पढ़ रहे हैं, आपका जो इस समय जो अधिकरण कारक चल रहा है वह घर में पढ़ने का चल रहा है। अब घर में पढ़ रहे हो या मैं घर से पढ़ा रही हूँ या मैं स्कूल से पढ़ा रही हूँ, जगह जो बता रहा है, जिस जगह पर जो काम हो रहा है वह अधिकरण, इस समय अधिकरण कारक आपका घर से हो रहा है, यानी कि घर में बैठे हैं तो यह अधिकरण कारक है, जगह जो बताए। संबंध कारक क्या है, घर में देख लो, माँ के साथ संबंध, पिताजी के साथ संबंध, भाई बहनों के साथ जो संबंध बताए, जो संबंध बताए, और संबंध भी कहाँ बताए, शब्दों में संबंध बताए। राम का भाई, कृष्ण के पिता, विनोद की बहन, यानी कि का के की, समझ गए ना, जहाँ संबंध, रिलेशन, संबंध आपस में जोड़े। किसका संबंध जोड़े, हम शब्द पढ़ रहे हैं, हमारे शब्दों का जो संबंध जोड़े उनको हम संबंध कारक कहते हैं। और संबोधन होता है किसी को पुकारना, पुकारना यानी कि आवाज लगाना, अरे तुम कब आए, यानी कि कुछ चीज पूछने का भाव, हे प्रभु रक्षा करो। यह चीजें ध्यान दे बेटा, तो इस पाठ को बार बार पढ़े, तभी आपको यह चीज और अच्छी तरह से समझ आएगी। आपको इसके नाम अच्छी तरह से, कारक चिन्ह पता होने चाहिए, प्रसर्ग चिन्ह पता होने चाहिए, और फिर इसके पश्चात आपको प्रश्न आने चाहिए बनाने। और यह एक तालिका दी गई है, यह भी बहुत बढ़िया है। इसमें हर चीज बताई गई है, कैसे प्रयोग किया जाता है, क्या पहचान होती है, क्या कारक चिन्ह होते हैं। फिर से एक बार यह एक रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। देखिए, कर्ता, कर्ता क्रिया को करने वाला, क्या परिभाषा बन गई, कर्ता जो काम करने वाला, जो क्रिया को पूरा कर रहा है, और इसका चिन्ह है ने। और इसमें क्या आएगा, राम ने खाना खाया, राम चला गया। शून्य, एक शून्य पर भी ध्यान दीजिए। शून्य का मतलब होता है, कई बार प्रसर्ग चिन्ह जो होता है वो दिखाई नहीं देता हमें, जैसे राम चला गया, क्या हुआ, राम चला गया। तो यहाँ शून्य के भाव में अब हमें कैसे पता चले कि यहाँ पर कारक कौन सा है, तो इसका भी हम एक प्रश्न बनाएंगे। प्रश्न क्या हो गया कि कौन चला गया या किसने किया। जहां पर जो सब्जेक्ट है, जो एक तरह से सब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक प्रश्न आए, कौन चला गया या किसने किया, तो वहां पर हमें पता चल जाता है कि यह कर्ता का ने का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, कर्म में भी क्या बताया गया, जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़े। जो कार्यात्मक वाक्य में क्रिया हो रही है, उस क्रिया का जो प्रभाव पड़ता है उसको हम कर्म कारक कहते हैं। और यहाँ पर भी देखिए, मैं श्याम को पत्र लिखूंगा, वह पत्र पढ़ेगा। देखिए इसमें क्या प्रश्न आएगा, वह क्या पढ़ेगा। कर्ता का जो प्रश्न होगा वह कौन में होगा, और इसका जो शून्य वाले का प्रभाव होगा वह प्रश्न होगा, वह क्या में होगा। वह, मैं श्याम को पत्र लिखूंगा, वह क्या पढ़ेगा। आप इस चीज को ध्यान से देखें, प्रश्न आपको बनाना आना चाहिए। प्रश्न बनाओगे आपको उत्तर अपने आप मिल जाएगा कि कहाँ से पूछी जा रही है बात। इसके बाद देखिए करण कारक, जिस साधन से क्रिया हो, साधन जो हमारे पास है, जैसे चाकू था हमारे पास साधन से, यानी कि यहाँ पर कलम, पेंसिल, वह श्याम कलम से लिखता है, और के द्वारा उसे पत्र के द्वारा सूचना भेज दो। किसके द्वारा भेज दो, एक पत्र के द्वारा, एक माध्यम बन गया हमारे पास। इसके पश्चात है बच्चों संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए। को के लिए,
गरीबों को वस्त्र दो और मैं राम के लिए कमीज लाया हूँ। दोनों चीजें, दिया कुछ किया जाना किसी के लिए और किसी को कुछ दिया जाना, यह संप्रदान कारक में आता है। अपादान कारक में आता है किसी से अलगाव, पृथकता यानी कि दूर होने का भाव। यानी कि पेड़ से पत्ता गिरता है, कुछ भी हाथ से छूटा, कहीं से भी हमारी दूरी का भाव हुआ, वह अपादान कारक होता है। इसके पश्चात है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक होता है जिस जो हमारी क्रिया हो रही है वह जिस जगह पर हो रही है या जिसमें है, एक आधार हमारे पास जो होता है। यानी कि मैं, इसमें देखिए इस थैले में कपड़े हैं, कहाँ पर है, किस जगह, यानी कि कहाँ का प्रश्न आएगा, कहाँ पर है। मेज पर किताब है, किताब कहाँ पर है, यानी कि मेज पर, और कपड़े कहाँ पर हैं, थैले में। तो ये दोनों चीजें क्या बता रही है, एक हमें जगह बता रही है। तो जहां पर जगह का के बारे में, यानी कि कहाँ यह प्रश्न आए, वहां पर अधिकरण कारक होता है। संबंध कारक, क्रिया से भिन्न किसी अन्य पद से संबंध, यानी कि जो वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्द हैं, उन शब्दों का जो आपस में संबंध बता रहा है, आपस में उनको जोड़ रहा है एक संबंध के साथ, वह संबंध कारक होता है। जैसे राम का भाई, उसके बेटे, गीता की सखी, तुम्हारा मित्र, मेरी बहन, तुम्हारे बच्चे, यानी कि एक संबंध, सबका आपस में जुड़ना क्या होता है, संबंध कारक होता है। इसके बाद है संबोधन। संबोधन होता है किसी को पुकारा जाना, यानी कि जिसको पुकारा जाए, हे भगवान रक्षा करो। अगला वाक्य दिया गया है, अरे तुम आ गए, यानी कि यह दोनों एक वाक्य एक तरह से किसी को पुकारने का भाव है। यह कारक तालिका जो दी गई है, इसको भी ध्यान से आप पढ़ोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। इसके बाद देखिए कारक लगने पर इसमें कुछ बातें बताई गई हैं। कारक लगने पर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों का रूप बदल जाता है। जब कारक चिन्ह लगता है तो संज्ञा का भी रूप बदल जाएगा, सर्वनाम का भी और विशेषण का भी। जैसे वह लड़का, यह इसका मूल रूप है। मूल होता है जड़, यानी कि एक तरह से एक नेचुरल जो शब्द होता है, जो होते हैं हमारे पास। उस लड़के ने, कारक चिन्ह लगने पर, जब कारक चिन्ह लगा उस लड़के ने, यह शब्द ऐसे बदल गए। अब इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। संज्ञा शब्दों में लिंग, वचन और कारक के कारण, इस पाठ में हमने, पाठ का नाम है संज्ञा के विकार। तो संज्ञा शब्दों में विकार यानी कि परिवर्तन किसके कारण होता है, लिंग, वचन और कारक के कारण। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, क्योंकि संस्कृत में आपने पढ़ा होगा, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। इसके पश्चात देखिए वचन, ऐसे ही हिंदी में 2 वचन होते हैं और संस्कृत में 3 वचन होते हैं। हिंदी में होते हैं एक वचन, बहुवचन, और संस्कृत में होते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके पश्चात देखिए कारक, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, कारक चिन्ह होते हैं। वाक्य में प्रयोग होने वाले जितने भी शब्द हैं उनको आपस में जोड़ने का काम जो करते हैं वह कारक होते हैं। और फिर कारक के भेद बताए गए हैं आपको। कारक के कितने भेद हैं, 8 भेद। और कारक का प्रयोग करने पर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का रूप बदल जाता है। फिर से यह बात बताई गई है कि जैसे ही कारक चिन्ह आएगा वैसे ही संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों का रूप बदल जाएगा। आज बच्चों, आज हमने यह पाठ कंप्लीट कर लिया है, संज्ञा के विकार। और इसमें हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, लिंग, वचन और कारक। आशा करती हूँ आपको यह अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और कल हम इस पाठ की जो बैक एक्सरसाइज